Hello students, today I am going to teach a new chapter, breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर respiration. Respiration is a catabolic process in which living cells consume oxygen and breaks the glucose into carbon dioxide, water, and energy is released in the form of ATP. So it means respiration is a catabolic process. Anabolic process एंड कैटाबोलिक प्रोसेस. एनाबोलिक प्रोसेस जिसमें क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड. एंड कैटाबोलिक प्रोसेस, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज्ड इनटू और ब्रेक्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. तो यहां पे क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू water plus carbon dioxide and consume O2 and release energy in the form of ATP, and which utilized by living cells. तो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है जिसे लिविंग सेल्स यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट अपन ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए फिजियो बायोकेमिकल. रेस्पिरेशन ये फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस. इट मीन्स रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस भी है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है और एक केमिकल प्रोसेस भी है. कैसे? सबसे पहले इसके दो पार्ट देखते हैं अपन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स. यानी एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच जो गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इट इज ए फिजिकल प्रोसेस. जनरली इट कॉल्ड ब्रीदिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग. इन ह्यूमन ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन. जनरली अपन ह्यूमन में क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन. बट इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. लेकिन ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. तो यहां पर जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच जो गैस एक्सचेंज हो रही है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है. नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनल
रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में फर्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। कहां पर? बिटवीन लंग्स एंड टिश्यूज। तो लंग्स और टिश्यूज के बीच जो गैसें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, किस फॉर्म में? केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में, सच एज ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो इट इज ए केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट इसी का पार्ट है दूसरा, cellular respiration. It means living cells utilize O2 and produce energy, and it is possible only in living cell, so that it is a biological process. तो यहां आप देखेंगे अपन, रेस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस, इट इज ऑल्सो ए केमिकल प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अपन ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस, जहां पर हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच जो गैसें एक्सचेंज हो रही हैं, एक फिजिकल प्रोसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहां पर? लंग्स और टिश्यूज के बीच, एक केमिकल प्रोसेस। और लिविंग सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस एज वेल एज इट इज ए फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, there are different types of respiratory structures are present in different organisms according to their surrounding environment. तो यहां पर अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होगा? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। थ्रू बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। थ्रू body wall, or they can also respire anaerobic. Annelida, moist cuticle, ऑर्थ्रोपोडा,
different type of structures are present in members of arthropoda, such as gills, prawn, tracheal system, insects, book lungs, scorpion, book gills, लिमुलस। तो यहां पर देखेंगे प्रोटोजोआ केवल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, पोरिफेरा में और सिलेंट्रेटा टेनोफोरा में बॉडी सरफेस से, प्लेटिल मेंथीज और एस्केलमेंथीज या तो बॉडी वॉल या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनेलिडा, एनेलिडा में मोइस्ट क्यूटिकल, ऑर्थोपोडा में गिल्स भी है, ट्रेकल सिस्टम भी है, बुक लंग्स भी है, बुक गिल्स भी है। मोलस्का गिल्स और पल्मोनरी सैक। Echinodermata, mainly gills, and tube feet are also helps in respiration. Hemichordata, gills. उसके बाद देखते हैं अपन Pisces, gills, cartilaginous piece, 5 to 7 pairs, and without operculum. Bony fishes, 4 pairs, and with operculum. Amphibians, में जो लार्वा हैं, गिल्स, एडल्ट, लंग्स, cutaneous respiration through skin, and buccopharyngeal respiration is also present. And in the reptiles, aves, and mammals, they have lungs for respiration. तो यहां पर अपन ने देखा there are different types of respiratory structure are present in different organisms, such as the following: different respiratory structures. Next, respiration may be in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. So that respiration is mainly of two types: anaerobic respiration and aerobic respiration.
एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, उसका जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? पायरुविक एसिड। सिंगल molecule of glucose is breaks into 2 molecules of pyruvic acid. This process is called glycolysis and it completed in cytoplasm of the cell. And oxygen is not required in this process. After then, the pyruvic acid में क्या होगा? एक तो हो सकता है प्रेजेंस ऑफ O2 और एब्सेंस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एंड प्रोडक्ट है वो है एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्लस CO2 एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, and this process is completed in cytoplasm of the cell, and this process is completed in mitochondria of the cell. Krebs cycle, end products CO2, water and large amount of energy. In aerobic respiration, glucose is completely oxidized, and in anaerobic respiration glucose is incompletely oxidized। तो देखिए, रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, जो फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ये दोनों में कॉमन होगा। अब पायरुविक एसिड का फ्यूचर डिपेंड करता है किस पर? ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होगा। क्यों? बिकॉज द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में क्या होगा? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कि एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि द एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफर फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन, या एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डिफर फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन एनारोबिक हो सकता है या फिर एरोबिक हो सकता है।
उसके बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखें, the main respiratory organs in human are lungs, and the accessory organs is respiratory passage. The respiratory passage includes nostrils, nasal chambers, nasopharynx, larynx, trachea, bronchus, and bronchioles. They are accessory structure which helps in respiration. तो सबसे पहले अपन देखेंगे accessory organs, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है? मेनली रेस्पिरेटरी पैसेज, और रेस्पिरेटरी पैसेज कौन कौन से पार्ट हो गए? नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे पहले लेते हैं नॉस्ट्रिल्स। देखिए, nostrils are opening of nose. They are opens into nasal chambers, and nasal chambers are separated to each other by a septa called mesenteroid. तो देखिए, opens into nasal chambers and both are separated by a septa mesenteroid. The anterior part of nasal chambers is called vestibular part, and vestibular part is lined by hairy skin which traps the dust particles and prevents entrance into internal respiratory system. तो देखिए, इसका जो एंटीरियर पार्ट है इसको बोलेंगे वेस्टिबुलर रीजन. The vestibular region acts as a filter and trapping dust particles. Next, the middle region is covered by pseudo-stratified epithelium with goblet cells. Pseudo-stratified epithelium with goblet cells. The goblet cells secretes mucus
helps in keep moist the inspiratory air. And this middle part, also called respiratory region, and the respiratory region also acts as air conditioner. It brings the temperature of inspiratory air equal to body temperature. तो देखें नेजल पेसिस के दो फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन, इट एक्ट्स एज ए फिल्टर. इट मीन्स इट ट्रैप्स dust particles from inspiratory air. Second, it keep moist the inspiratory air. Third, it acts as a air conditioner and bring the temperature of inspiratory air equal to body temperature. थर्ड जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, उसको अपन बोलेंगे olfactory region. And olfactory region helps in detect the smell. So there are the four functions of nasal chambers. First, act as filter. Second, keep moist the inspiratory air. Fourth, acts as an air conditioner. And fourth, detect the smell. अब देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, या फिर क्वेश्चन क्यों क्या पूछते हैं, ऑन द प्लेस ऑफ नेजल चैम्बर्स वी कैन रेस्पायर थ्रू बकल कैविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर्स. तो ये फंक्शन है जो किसके, नेजल चैम्बर्स के. नेक्स्ट तो पार्ट आता है इसका, नेजल चैम्बर्स आर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स थ्रू वन पेयर ऑफ ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नेरीज. तो यहां पर बताएंगे कि द नेजल चैम्बर्स आर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स through one pair of internal nares. तो अब बात करते हैं अपन नेजोफेरिंग्स में. तो फर्स्ट जो पार्ट था एसेसिव स्ट्रक्चर्स में, नोस्ट्रिल्स, एंड नोस्ट्रिल्स आर ओपन्स इनटू नेजल चैम्बर्स थ्रू वन पेयर ऑफ इंटरनल नेरीज. नेजोफेरिंग्स is a chamber of air, not for food. We can say that the pharynx is the common passage or common chamber for food and air, but nasopharynx is only a passage of air. The upper part or the dorsal part of pharynx is called nasopharynx. So the nasopharynx opens into trachea through larynx by an opening glottis. Opening glottis, and glottis is guarded by a cartilaginous flap
called epiglottis. And epiglottis prevents the entrance of food particles into trachea during swallowing food. यानी हमारे जो ग्लोटिस के ऊपर एक जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसको अपन क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस, जो फूड को निकलते समय ट्रेकिया में फूड को एंटर होने से रोकता है. अब एक यहां पर नया टर्म है, कौन सा, लैरिंग्स. तो बात करेंगे अपन लैरिंग्स. इट इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स एंड ऑल्सो नॉन एज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. एक साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाला ऑर्गन है, या फिर ये कह सकते हैं इट इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. अगर इसके लेटरल व्यू को देखते हैं तो देखिए इस तरह से होगा. कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, थायराइड कार्टिलेज, thyroid cartilage. It is an example of hyaline cartilage and it is present in the form of incomplete ring, also called Adam's apple. Thyroid cartilage. This is cricoid cartilage. It is also an example of hyaline cartilage. It is present in the form of complete ring. Next, they are one pair of arytenoid cartilage, also example of hyaline cartilage, but the tip of the arytenoid cartilage are cartilage of Santorini and they are example of elastic cartilage. There are two pairs of vocal cords are present between the thyroid cartilage and arytenoid cartilages. They are one pair of false vocal cord and one pair of true vocal cord. The true vocal cord are more developed in males than the females. It is epiglottis, also example of elastic cartilage. There are two types of cartilages are also present. Cuneiform and corniculate. One pair of cuneiform and one pair of corniculate cartilages. They are also example of elastic cartilages. And trachea. It means larynx is situated on tip of the trachea and trachea have cartilaginous rings of hyaline cartilage which make it non collapsible. तो यहां पर अपन ने देखा लैरिंक्स की स्ट्रक्चर या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिनमें कौन कौन सी कार्टिलेज आ गई, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, इसके अलावा कार्टिलेजेस ऑफ सेंटोरिनी, एरिटिनोइड कार्टिलेजेस, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस. एंड
two pairs of vocal cords, true vocal cords and false vocal cord. जब देखें लंग्स की एयर ट्रू वोकल कॉर्ड के थ्रू बाहर एक्सपेल होती है, उस कंडीशन के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको अपने टंग और लिप्स के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, स्पीच के अंदर. तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स. एंड लैरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रेकिया. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रेकिया. ट्रेकिया, it is about 10 centimeter long and have about 2.5 centimeter in diameter, enters into neck and thorax and divided into two branches at the level of fifth thoracic vertebrae. तो अपन बात करते हैं, देखिए सबसे पहले ट्रेकिया. ट्रेकिया कार्डियक नोच, कार्टिलेजनस रिंग्स, देखिए लैरिंग्स, ट्रेकिया, कार्टिलेजनस रिंग्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकस और ब्रोंकाई, प्लूरल मेम्ब्रेन, and it is left lung with two lobes divided by oblique fissure. Diaphragm, it is right lung with three lobes divided by horizontal and oblique fissure. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेकिया की. देखिए about 10 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter. It passing through neck and after entrance into thorax divided into two branches bronchi, primary bronchi at the level of fifth thoracic vertebrae. यानी नेक से होते हुए थोरेक्स में एंटर होती है और T5 का मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकस. ईच प्राइमरी ब्रोंकस इज एंटर्स इनटू
lung of his oven side, and after then they are repeatedly divided into branches. उसके बाद अपन बाद में करेंगे, लेकिन अपन यह देखते हैं ट्रेकिया इज lined by pseudo, लेकिन ये भी कह सकते हैं ciliated pseudo stratified epithelium with goblet cells. Pseudo stratified epithelium कैसा? Ciliated with goblet cells. The goblet cells secretes mucus which traps the dust particles and the cilia push it towards the pharynx. यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर इंटर होते हैं तो वो म्यूकस से चिपक जाते हैं और सीलिया उसको किधर निकल लेते हैं? बकल कैविटी की ओर, या कह सकते हैं फेरिंग्स की ओर। अब देखिए यहां से निकलती है प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस से निकलेंगी सेकेंडरी ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस से फिर माइन्यूट ब्रांचेस निकलेगी, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, सच एज पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहां पर अपन देखते हैं ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकस, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेकिया की। यहां पर पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करें तो देखिए क्या, यहां पर सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर्स, उसके बाद फेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, bronchioles includes pulmonary bronchioles, respiratory bronchioles and terminal bronchioles, and then atrial duct, atria, atrial sac and alveoli। तो यहां पर देखेंगे अपन नोस्ट्रिल से लेकर के, और जो ब्रोंकोस जो पार्ट है, इट इज ए कंडक्शन जोन, नॉट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड have incomplete cartilaginous rings of hyaline cartilage which are incomplete on dorsal surface and make these ducts non-collapsible। देखिए about 150 ml air is always remains in this conduction zone, which is called dead space volume, and this region is also form a tree-like structure called branchial tree, only conduction zone, and atrial duct, atria, atrial sac and alveoli, they form exchange zone
they are site of exchange of gases and they form respiratory tree. They form respiratory tree. तो देखिए हमारा जो एसेसरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये मिलकर के एक तो बनाते हैं ब्रोंकियल ट्री जो क्या है एक कंडक्शन जोन है, दूसरा बनाते हैं रेस्पिरेटरी ट्री जो क्या है एक्सचेंज जोन है जहां पर गैसेज एक्सचेंज होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने देखा कि एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स